हाय दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। आज हम आरजेडी एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी से मिलाने आपको लाया हूं और हम आपको बताएंगे कि बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा है उससे क्या फ़ायदा होगा। और ये एक बड़ी बात है और कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक होकर इस जनगणना को समर्थन किए हैं और इसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम माननीय रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी से बात कराएंगे आपको और इनसे हम जानेंगे कि इनसे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, बिहार वासियों को क्या फ़ायदा होगा। आइए हम जानते हैं। सर नमस्कार। जरा सर बताइए कि बिहार में जो जनगणना जातीय जनगणना हो रहा है इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। आप सर विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष भी और विपक्ष दोनों मिलकर ही इस निर्णय को जारी किए हैं, इसे बताइए लोगों को सर। देखिए, जातीय जनगणना अंग्रेज़ों ने शुरू किया था 1870 के आसपास और ये लगातार 1931 तक चले। 31 के ही डाटा आज तक हम लोगों के पास है। 90-91 साल होने जा रहा है, वही आज तक हम लोग के पास है। 31 के बाद 41 में होना चाहिए था, लेकिन 41 में जातीय जनगणना प्रारंभ हुआ, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में छिड़ गया था उस समय और ब्रिटेन की हुकूमत थी ये देश पर, भारत पर, और ब्रिटेन खुद द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हो गया, जिसके वजह से वह जातीय जनगणना का काम ठीक से निपटारा नहीं हुआ। अब 1941 के बाद आया समय 10 साल पर होता था 51 का समय। 1951 में हमारी जो आज़ादी मिल गई थी और देश की बागडोर ब्राह्मणों के हाथ में, मतलब जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। तो अब 1951 से लेकर के आज तक, यानी भारत के संविधान जब से लागू हुए, गणतंत्र जब से हुए हम, आज तक जातीय जनगणना का एक कॉलम नहीं जोड़ा जा सका। जाति यथार्थ है, इसमें कहीं कोई झूठ ला नहीं सकता, ये बिल्कुल सत्य है जाति, और हर दल के लोग, हर धर्म के लोग इस बात सच्चाई को स्वीकार करते हैं। लेकिन जातीय जनगणना कराने से ये पिछली सरकार क्यों भागते रही, इसका स्पष्ट वजह है। स्पष्ट वजह क्या है कि जो मुट्ठी भर यथास्थितिवादी लोग थे वह चाहते थे कि जातीय जनगणना होगी तो जातियों की पोल खुल जाएगी, कौन कितनी संख्या में है, तब फिर शासन करने में दिक्कत होगी हम लोगों को, या फिर जिनकी संख्या अधिक होगी उनके लिए योजनाएं बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जातीय जनगणना कराना नहीं चाहते थे। लेकिन देर सवेर आज हम 2022 में खास करके वो भी केंद्र की सरकार नहीं झुकी। जातीय जनगणना कराने के लिए एक बार 2011 में देवगौड़ा की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव वगैरह वगैरह बहुत लोगों के, समाजवादी नेताओं के दबाव में एक जातीय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, जिस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन उसका डाटा प्रकाशित अभी तक नहीं हुआ। वह 2011 का सर्वे ऐसे ही रद्दी के टोकरी में फेंक दी गई। पुनः आज है एक जोर पकड़ा है, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था पार्लियामेंट में कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, जातीय जनगणना कराना नहीं चाहते हैं। फिर बिहार की सरकार ने और बिहार विधानमंडल यानी दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से यहाँ से प्रस्ताव भेजा था भारत सरकार को कि जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना जब नहीं कराई केंद्र सरकार ने, तो बिहार का एक सर्वदलीय डेलीगेशन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने गया था। प्रधानमंत्री जी ने उस डेलीगेशन को आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर भी वो मुकर गए। तब फिर बात बिहार के अंदर बनी कि जब केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करा रही है, तो बिहार की सरकार भी चाहे तो अन्य प्रांतों की तरह, जो कुछ प्रांत ने जैसे कर्नाटका ने, तेलंगाना ने और कुछ प्रांतों ने अपना जातीय जनगणना किया है, उसी तरह का बिहार में भी एक व्यवस्था हुई और सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद कैबिनेट से निर्णय लिए गए हैं और अब लगता है कि जातीय जनगणना हो जाएगी। अब रही कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी था, मैंने पहले भी कहा कि जातीय जनगणना होने से आज 90 साल का मेरे पास आंकड़ा है। अब इस 90 वर्षों में स्थितियाँ बदली है, मुल्क बदल गए हैं, पाकिस्तान अलग हो गए, बांग्लादेश अलग हो गए, और उस समय जो बिहार की आबादी थी आज बिहार की आबादी नहीं है। उस समय बिहार का जो भूगोल था आज बिहार का भूगोल नहीं है। तो जब भूगोल और जनसंख्या और स्थितियां बदल गई है, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में किसकी कितनी संख्या है
और किसकी कितनी भागीदारी है, कितनी इकोनॉमिक सर्वे में, ये सारी बातें सामने आ जाएगी। उसके बाद सरकार चलाने में और राजनीतिक दिशा तय होगी, राजनीति की दशा तय होगी। यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जातीय जनगणना। ये तो सारे फायदा के लोगों को क्या फ़ायदा हो, गरीब लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसे थोड़ा डिटेल में बताएं सर, जिससे गरीब समझ सके। देखिए, एक बिंदु तो था कि जातीय जनगणना क्यों आवश्यक है जी। अब ये जातीय जनगणना का क्या क्या आउटफॉल होगा, क्या क्या इससे चीज़ें निकलेगी, उसको अति संक्षेप में आप समझ सकते हैं कि पहले तो आपकी पोल खुलेगी कि जो मुट्ठी भर लोग आज सत्ता और शासन में कब्जा किए हुए बैठे हैं, उनकी संख्या कम है, और जिनकी संख्या अधिक है वो आज सत्ता और शासन के बिल्कुल हाशिए पर बैठे हुए हैं। तो उनके अंदर यह संदेश जाएगा कि आज इतनी बड़ी आबादी आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी इतने पीछे क्यों है। इसका वजह कहीं न कहीं सत्ता के संचालकों की रही होगी। तो सत्ता के संचालन करने वाले जो लोग थे, जो सत्ता के जो हुक्मरान थे, उन लोगों ने इन लोगों के साथ में कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी किया है। तो इनका दिमाग खुलेगा, इनका आँख खुलेगा कि हमारी आबादी ये है और हमारा भागीदारी ये है। तो खास करके अति पिछड़े वर्ग के लगभग 100 कुछ जातियाँ जो है, उनके अंदर यह संदेश जाएगा कि हमारी आबादी ये है और हमारा प्रतिनिधित्व राजनीति से लेकर के सत्ता और शासन में, मीडिया हाउसेज जो, चाहे इंडस्ट्रीज हाउसेज जो, सारे जगह हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रतिनिधित्व जो है 77 वर्षों के आज़ादी के बावजूद भी इतनी बुरी है। यह एक संदेश जाएगा। दूसरी संदेश जाएगा कि जिस तरह से मुसलमानों में भी ये हिंदू के तरह ही ये 3-4 जातियाँ फॉरवर्ड मुसलमान है। शेख, सैयद, पठान, मलिक आज तो पिछड़ा वर्ग में शामिल हो भी गए हैं, लेकिन यह 3 जातियां शेख, सैयद, पठान जो है वह एक तरह से मुसलमान की जो पिछड़ी जातियां हैं, खास करके जुलाहा है, दुनिया है, रंगरेज है, वगैरह वगैरह जो जातियां हैं, नट है, बखो है, तो इन जातियों को कोई अस्तित्व नहीं है, सत्ता और शासन में भागीदारी नहीं है। लेकिन इनकी संख्या जो है 80, 95, 85% है। 80, 85, 90% आबादी इनकी मुसलमानों में है, और 10% और 15% के बीच में आबादी अपर कास्ट के मुसलमानों के है। तो इनका भी पोल खुलेगा कि ये जो पिछड़े मुसलमान हैं, जो अति पिछड़ा मुसलमान जो आते हैं, उनका भी दिमाग खुलेगा कि देखिए आज सत्ता और शासन में हम भी बिल्कुल हाशिए पर हैं। और तीसरी बात, अपर कास्ट के लोगों का भी दिमाग खुलेगा कि हमारी आबादी इतनी है और हम इतने दिनों से इतने सत्ता में राज कर रहे हैं। और चौथी बात, दबंग पिछड़े लोगों की भी स्थिति सामने आएगी कि आखिर आपकी आबादी जितनी है उतना रिप्रेजेंटेशन आपका हो रहा है कि नहीं, आर्थिक के धन और संपदा में या आर्थिक साधनों में, संसाधनों में आपकी भागीदारी क्या है, इसका भी पोल खुलेगा। इसलिए कुल मिलाकर के देखेंगे कि जो निचले तबके में लोग हैं उनको अवसर मिलेगा। जिन लोगों की संख्या कम होगी वो राजनीति के दृश्य से गायब हो जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप, या नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। और जिनकी संख्या अधिक होगी और भागीदारी नहीं है, उनकी भागीदारी बढ़ने के लिए राजनीति की नया दिशा और दशा तय होगा। इसलिए बहुत मामले में राजनीति की स्थिति जो है बिल्कुल बदल जाएगी। समझिए कि एक तरह से रोटी जो तावा पर चढ़ता है तो वो पलट दिया जाएगा, ये जब जनगणना की बातें, रिजल्ट जब सामने आएगी तो। मेरे भाइयों, अभी आप सुने एमएलसी जी के बात। मैंने इनका कहना है कि जिस तरह से जनगणना अगर पूरी तरह से हो जाएगा तो राजनीतिक दिशा ही बदल जाएगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, इस जनगणना में आप अपने आप को पूरी क्षमता के साथ अपने को गिनती कराएं, अपने परिवार को गिनती कराएं और अपने जाति को गिनती कराएं और इसमें भाग लें। और जब आपको पता चल जाएगा कि हम अत्यंत पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हैं और क्या कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए था।